आज सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि अयोध्या में 495 वर्ष और 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भगवान श्री राम का अपनी जन्मभूमि पर वनवास समाप्त हो गया है। आज लगभग 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की प्रतिमा को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया और इस दौरान रामलला के विग्रह को पवित्र नदियों के जल से और अब विभिन्न औषधियों से स्नान कराया गया और फिर वो क्षण आया जिसके लिए इस देश के लोगों ने 5 सदियों तक एक बहुत लंबा इंतजार किया है, एक लंबा संघर्ष देखा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भगवान राम की जिस प्रतिमा में 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस प्रतिमा को एक क्रेन के माध्यम से मंदिर परिसर में लाया गया और इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम की यह प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई और यह क्षण लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पूर्ण हुआ है। आज सोचने वाली बात यह है कि भारत जैसा सहनशील देश इस पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होगा, जहां भगवान श्री राम को भी अपनी जन्मभूमि के लिए वहां वापस लौटने के लिए 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। आप आज इस देश के समाज के बारे में सोचिए, भारत के समाज के बारे में सोचिए जिसने इतना लंबा इंतजार किया। इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के लोगों का धैर्य कितना अटूट है, विश्वास कितना अटूट है, कितना लंबा इंतजार उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान उनकी निष्ठा लगातार मजबूती के साथ खड़ी रही, उनकी निष्ठा टूटी नहीं, उनकी निष्ठा कमजोर नहीं हुई। और सोचिए, इससे बड़ी निष्ठा वाला समाज पूरी दुनिया में और कहां हो सकता है, जिसने 500 वर्षों तक अपने भगवान श्री राम का इंतजार किया, उनकी जन्मभूमि को वापस लेने का इंतजार किया। राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण सितंबर 1528 में हुआ था, वर्ष 1528। और यह मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी, जो मुगल शासक बाबर का सेनापति था। वर्ष 1528 से लेकर वर्ष 2024 तक भगवान श्री राम को अपनी ही जन्मभूमि से दूर रहना पड़ा और इस देश में भगवान श्री राम को अपने मंदिर के लिए 139 वर्षों तक अलग अलग अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने ही देश में। और फिर जाकर आज के दिन भगवान श्री राम की प्रतिमा उनके मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो पाई है। और इससे आप इस देश के लोगों की सहनशीलता का, उनकी निष्ठा का, उनकी आस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हम तो आज आपसे ये कहेंगे, आज का दिन त्योहार से कम नहीं है। आज के दिन खुशियां मनाइए, आज के दिन त्योहार मनाइए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लेकिन इस सहनशीलता में राजनीति की ज्वलनशीलता को भी आज आपको जरूर देखना चाहिए, और वो भी भगवान श्री राम के अपने इसी देश में हो रहा है, जिसमें हमारे देश के कुछ विपक्षी नेताओं की आंखों में रामलला के ये मंदिर एक शूल की तरह शायद चुभ रहा है। और ये विपक्षी नेता अब भगवान राम का अपमान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने आज ये कहा है कि उन्हें अयोध्या का राम मंदिर स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, इसलिए वो इस मंदिर को स्वीकार नहीं करते। अब आप सोचिए, उदयनिधि स्टालिन भी इसी देश के नागरिक हैं, भगवान श्री राम के इसी देश के नागरिक होते हुए आज उन्हें राम मंदिर स्वीकार्य नहीं है। அங்கே உட்கார்றதுக்கு வந்து இருக்கை வசதி, சாப்பாடு, காலை உணவு, மதிய உணவு எல்லாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. மாநில உரிமைகள் மீட்பு மாநாடு அப்படின்ற தலைப்பில் தான் மாநாடு நடக்குது. எனவே முதல் நாள் வந்து 20ஆம் தேதியே வந்து தலைவர் வந்து வராங்க, 5:30 மணி அளவுக்கு மாநாட்டு பந்தலுக்கு வராங்க. उदयनिधि स्टालिन इंडिया गठबंधन के वही नेता हैं जिन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया की बीमारी से की थी और कहा था कि सनातन धर्म को तो जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। और अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर ही स्वीकार नहीं है, क्योंकि इस मंदिर को बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। सोचिए, इन विपक्षी नेताओं ने कभी ये नहीं कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी और यह बाबरी मस्जिद उन्हें स्वीकार नहीं है। लेकिन अब जब न्याय के अनुरूप यहां फिर से राम मंदिर स्थापित हो गया है, दिव्य भव्य राम मंदिर यहां बन गया है,
तो ये विपक्षी नेता अब ये कहते हैं कि ये मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन विपक्षी नेताओं में राम मंदिर के लिए कितनी घृणा छुपी हुई है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल क्या कर रहे हैं। विपक्ष के नेता तो पानी पी पी कर प्रधानमंत्री मोदी को कोस रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पानी को त्याग कर, जल को त्याग कर राम भक्ति में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए 11 दिनों का विशेष व्रत अनुष्ठान आजकल कर रहे हैं, जिसमें वो कठोर यम नियमों का पालन कर रहे हैं। यम नियमों का अर्थ यह होता है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, जो रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। और व्रत अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अन्न और जल का भी 11 दिनों के लिए त्याग कर दिया है। और अभी वो प्रतिदिन सिर्फ नारियल पानी ही ग्रहण करते हैं और अन्न और जल का बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। इसके अलावा वो प्रतिदिन व्रत अनुष्ठान की शुरुआत ध्यान और साधना से करते हैं। इसके बाद वो प्रतिदिन गौ सेवा भी करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए यम नियमों के तहत वो जमीन पर ही आजकल सोते हैं। और इस सब के बीच वो प्रधानमंत्री होने के अपने सारे काम, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दफ्तर नहीं जाते। प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठे हुए हैं अपने काम छोड़ रहे हैं, अपने कर्तव्यों का उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। और इस व्रत अनुष्ठान में भी वो हर रोज 16 से 20 घंटे की अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो एक प्रधानमंत्री की या कह लीजिए कि प्रधान सेवक की जो ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को भी वो पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। खास तौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में आजकल वो जाते हैं, जहां वो अलग अलग भाषाओं में रामायण का पाठ सुन रहे हैं और भजन संध्या में हिस्सा लेते हैं। और इस समय जब वो मंदिरों में जा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में, तो वो रामायण का जो पाठ है वो सुनते हैं मराठी में, मलयालम में, तेलुगु में। आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरें बनाई हैं, जिनसे आप यह समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने व्रत अनुष्ठान के दौरान कितने कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं और कैसे कर रहे होंगे। क्योंकि जब वो इसका पालन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें तो हमारे पास नहीं है, वो तस्वीरें मिलना भी असंभव है। के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की कुछ एआई तस्वीरें आज बनाई हैं आपके लिए, ताकि आपको यह अंदाजा हो कि प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली आजकल कैसी होगी। 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हर दिन किसी न किसी ऐसे मंदिर के दर्शन कर रहे हैं जो भगवान राम से जुड़े हुए मंदिर या स्थान है। और इन मंदिरों में वो अलग अलग भाषाओं में रामायण के संस्करण को सुन रहे हैं। नासिक के कालाराम मंदिर में उन्होंने मराठी भाषा में रामायण पाठ और भजनों को सुना। आंध्र प्रदेश में उन्होंने तेलुगु भाषा में और केरल में उन्होंने मलयालम भाषा में रामायण पाठ को सुना। और अब वो 20 जनवरी को तमिलनाडु के रामेश्वरम जा रहे हैं, जहां वो 2 मंदिरों के दर्शन करेंगे, जिनमें पहला मंदिर होगा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और दूसरा मंदिर होगा रामनाथ स्वामी मंदिर, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे जिसमें 8 भाषाओं में रामायण का पाठ होगा। और ये 8 भाषाएं जानते हैं कौन सी हैं? ये 8 भाषाएं हैं संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, बांग्ला, मैथिली, गुजराती और असमीज। 20 जनवरी को इस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी इन सभी 8 भाषाओं में राम कथा सुनेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री राम को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया है और यह भी बताया है कि भारत भगवान राम के नाम पर डाक टिकट जारी करने वाला इकलौता देश नहीं है, बल्कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, अमेरिका, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका समेत 20 से ज्यादा देश भगवान राम के नाम की डाक टिकट जारी कर चुके हैं। हमारे देश में इससे आप यह समझ सकते हैं कि दुनिया तो भगवान राम को स्वीकार कर रही है, लेकिन भगवान राम के अपने ही देश में
कुछ नेता मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, चुनाव में फायदा लेने के लिए भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। और अपमान करने वाले ये नेता किसी और धर्म के नहीं, बल्कि ये सारे हिंदू धर्म को ही मानने वाले नेता हैं। और अब ब्लैक एंड व्हाइट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है और आपके लिए एक सवाल भी है। इस समय मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं और वो आज आपके लिए एक क्विज लेकर आई हैं, जिसमें आज इस क्विज में आपको यह बताना है कि ऐश्वर्या इस समय कहां पर मौजूद है। मैं जिस जगह पे खड़ी हूं वहां खड़े होके आपको पूरा इंटरनेशनल फील आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान में कहीं खड़े हैं। आपको इस तरीके का फील है इस जगह का कि पूरा ऐसा ही लगता है कि आप कहीं जाकर किसी इंटरनेशनल जगह पे खड़े हैं। जिस तरीके की लाइटिंग करी गई है, जिस तरीके के साइनेजेस आपको नजर आएंगे और जिस तरीके का पूरा जो बिल्डिंग है, जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसका ख्याल इसी चीज का रखा गया है कि जो लुक एंड फील है वो बेस्ट होना चाहिए। 3 मंजिला ये बिल्डिंग है और बड़े बड़े बोर्ड्स आपको, बड़े बड़े साइनेजेस, एस्केलेटर्स के साथ, लिफ्ट्स के साथ हर जगह नजर आएंगे। आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि अगर आपको कहीं जाना है तो वहां जाने का रास्ता क्या है। बोल्ड लेटर्स के अंदर, बहुत बोल्ड लेटर्स के अंदर हर तरफ मार्किंग की गई है और जो बैठने की जो जगह है उसको भी काफी आलीशान बनाया गया है। हर तरफ लिफ्ट का प्रबंध है, हर तरफ एस्केलेटर्स का प्रबंध किया गया है। आप एक बार यहां कदम रखेंगे तो ये महसूस ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी इंटरनेशनल जगह पे आप नहीं खड़े हैं। अब सवाल यही है कि ये जो जगह है जिसको इतना सोच समझ के बनाया गया है, इतना भव्य और विशाल बनाया गया है, ये जगह। ऐश्वर्या, शायद हमारे दर्शक अभी भी इसको पहचान नहीं पाए होंगे। वो सोचते होंगे या तो ये किसी बहुत बड़े मेट्रो सिटी का कोई एयरपोर्ट है या मेट्रो स्टेशन है या कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अभी नया नया बना है। इसलिए अब आप इस रहस्य से पर्दा उठा सकती हैं और हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आप वाकई किस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह है कौन सी। मैं इस समय श्री राम की नगरी, श्री राम की अयोध्या में खड़ी हूं और ये है अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन जिसका नाम है अयोध्या धाम जंक्शन। इसकी चमक दमक देख के आपको साफ पता चल सकता है कि अयोध्या विकास के मार्ग पर चल चुका है और अगले आने वाले सालों के अंदर अयोध्या का जिस तरीके का रूप आपको नजर आएगा वो कुछ इसी तरीके का होगा, पूरा अंतर्राष्ट्रीय। और यही चीज आगे बढ़ के आपको और हिंदुस्तान के शहरों में भी तेजी से नजर आएगी। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस क्विज के लिए और फिर इसका जवाब देने के लिए। अब आप सोचिए, ये जो जगह हमने आपको दिखाई ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। आप सोचते होंगे या तो ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ऐसे किसी शहर का कोई मेट्रो स्टेशन होगा या फिर कोई हवाई अड्डा होगा, लेकिन ये अयोध्या है। सोचिए, हमारे देश में राम मंदिर को लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि सरकार मंदिर बना रही है लेकिन विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। कितने लोग हैं जो अभी भी, कई नेता अपने भाषणों में कहते हैं कि मंदिर की क्या जरूरत थी, उसकी जगह स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, सड़कें बनाते, रेलवे स्टेशन बनाते, मेट्रो चलाते। मंदिर में इतना पैसा क्यों बर्बाद किया? तो पहली बात तो यह बता दें कि मंदिर में सरकार ने एक पैसा नहीं लगाया है। मंदिर बना है देश की जनता से, जनता ने चंदा दिया, डोनेशन दिया, उससे भव्य राम मंदिर बना है। और यहां जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सच्चाई यह है कि इस समय अयोध्या में एक नया डबल इंजन काम कर रहा है। अब यह डबल इंजन क्या है? इस डबल इंजन में आप सोचते होंगे कि मैं डबल इंजन की सरकार की बात कर रहा हूं जो बीजेपी का नारा है और मैं आगे बोलूंगा कि यह मोदी और योगी की डबल इंजन वाली सरकार है। जी नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला हूं। यह डबल इंजन क्यों है? इस डबल इंजन में एक इंजन आप आम लोगों का है जिन्होंने 5,500 करोड़ रुपए का दान देकर राम मंदिर का निर्माण करवाया, और दूसरा इंजन सरकार का है जिसने अयोध्या में शानदार रेलवे स्टेशन, शानदार एयरपोर्ट जैसे विकास कार्य किए हैं। और यह विकास का नया डबल इंजन है। तो यहां हम डबल इंजन की एक नई परिभाषा आपको दे रहे हैं। सोचिए, जब जनता और सरकार मिलकर काम करती है डबल इंजन की तरह, जब एक इंजन जनता का होता है, दूसरा इंजन सरकार का होता है, और यह डबल इंजन किस तरह से काम करता है आप देखिए। नतीजा यह है, जहां आपको मंदिर भी मिलता है, आपको शानदार रेलवे स्टेशन भी मिलता है,
आपको शानदार एयरपोर्ट भी मिलता है, सड़क भी मिलती है, रोजगार भी मिलता है, विकास भी मिलता है। इस डबल इंजन को आप एक नए तरह का गठबंधन भी कह सकते हैं, इसे आप एक नई गठबंधन सरकार कह सकते हैं। और इस गठबंधन वाली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता ने एक गठबंधन कर लिया है। देखिए, बीजेपी का जो नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी। अब ये जो नया गठबंधन आपको देखने को मिल रहा है, यह गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता के बीच का गठबंधन। ये अभी तक आप सोचते थे गठबंधन की सरकारें होती हैं, छोटी छोटी पार्टियां सत्ता में आने के लिए एक गठबंधन बनाती हैं और फिर सरकार बना लेती हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में आना होता है, चाहे लोगों ने चुना है या नहीं चुना है। लेकिन एक और गठबंधन की सरकार बन सकती है, और वो तब होता है जब जनता और सरकार एक नया गठबंधन बनाते हैं, जब जनता उस गठबंधन में पार्टनर बन जाती है। तो ये जो आप आज सारी तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या की, अयोध्या एक शानदार केस स्टडी बना है, जिसमें भव्य और दिव्य राम मंदिर भी है, और जिसमें भव्य रेलवे स्टेशन भी है, जिसमें हवाई अड्डा भी है, जिसमें विकास भी है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या का ये जो पूरा की पूरा कायाकल्प हुआ है, ये आप जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और इसी को कहते हैं डबल इंजन का विकास। लेकिन यहां डबल इंजन है भारत की जनता, जिसने मंदिर बनवाया, और फिर बीजेपी की सरकार, जिसने बाकी का विकास का काम किया। अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के 14वें अंश में आपको आज यह बताएंगे कि रावण के अंत के बाद, यानी रावण के वध के बाद, सीता जी को अयोध्या लौटने से पहले अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी। देखिए, हमारे समाज में जब भी हम बात करते हैं सीता जी की इस अग्नि परीक्षा के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। लोग अपने अपनी राय सीता जी की अग्नि परीक्षा के बारे में देते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस अग्नि परीक्षा के सही प्रसंग के बारे में ना पता हो। हमारे देश में आम धारणा यह है कि सीता जी ने यह अग्नि परीक्षा इसलिए दी क्योंकि उन्हें स्वयं को निष्कलंकित साबित करना था। लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रसंग का संपूर्ण सत्य अभी लोगों को पता नहीं है। संपूर्ण सत्य क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने अंगद, विभीषण और हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वो आदर पूर्वक सीता जी को उनके समक्ष लाकर प्रस्तुत करें। इस निवेदन पर पहले हनुमान जी ने सीता जी को युद्ध का पूरा वृतांत सुनाया। इसके बाद अंगद और विभीषण ने सीता जी से यह कहा कि उन्हें एक पालकी में बैठकर उनके साथ चलना होगा। अंगद और विभीषण ये भी चाहते थे कि भगवान श्री राम से मिलने के लिए सीता जी रेशमी वस्त्रों के साथ सुंदर आभूषणों को भी धारण करें। इस आग्रह के बाद ही सीता जी को पालकी में भगवान श्री राम के समक्ष लाया गया, और इसी के बाद भगवान राम ने उन्हें यह कहते हुए एक स्थान पर रोक दिया कि उन्हें उनके निकट आने से पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अग्नि परीक्षा की बात सुनकर लक्ष्मण, अंगद, विभीषण, हनुमान जी और वानरों की सेना विचलित हो गई, और उन्हें यह लगा कि क्या अब सीता जी को भी अपनी पवित्रता इस तरह साबित करनी होगी। और इस दुख और विलाप में वानरों ने अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की, और सबको यही लगा कि सीता जी को इस अग्नि में प्रवेश करके स्वयं की पवित्रता और सद्गुणों को साबित करना होगा। लेकिन रामायण के अनुसार भगवान राम और सीता जी इस बात को जानते थे कि अग्नि परीक्षा तो सिर्फ संसार को यह दिखाने के लिए ही है, लेकिन इसका असली उद्देश्य कुछ और है। असली उद्देश्य क्या है? सीता हरण से पहले जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी दंडक वन में थे, तब भगवान राम ने सीता रूपी शक्ति को अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया था। और इसका मतलब यह था कि सीता जी का देह, उनकी जो देह है, वो तो लंका में रावण की कैद में है, लेकिन उनकी शक्ति और तत्व अग्नि में सुरक्षित थे। अग्नि में प्रतिष्ठित उस शक्ति स्वरूप के साथ सीता जी वास्तविक रूप में प्रकट हो सकें, इसलिए भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया, और इसके बाद अग्निदेव ने वास्तविक सीता जी को भगवान श्री राम के चरणों में भेंट कर दिया। और इस तरह सीता जी ने संसार को दिखाने के लिए स्वयं को निष्कलंकित भी साबित कर दिया, और भगवान श्री राम ने अग्नि में प्रतिष्ठित सीता जी को वास्तविक रूप में फिर से पा भी लिया। तो ये अग्नि परीक्षा का जो सही प्रसंग है वो हमने आपके सामने रखा है। लेकिन
सीता जी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अग्नि परीक्षा दी थी। एक अग्नि परीक्षा तो आज हमने आपको बता दी, लेकिन दूसरी अग्नि परीक्षा की कहानी हम आपको कल बताएंगे। अब हम आपको भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के गिरते स्तर पर एक बहुत ही चिंताजनक खबर दिखाएंगे, जिस खबर को देखने के बाद शायद आप भी चिंतित हो जाएंगे इस देश के भविष्य के बारे में। एक नए सर्वे में यह पता चला है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1/4 छात्र कक्षा 2 की किताबें भी ठीक से पढ़ नहीं पाते। मेरी बात आज आप ध्यान से सुनिएगा, और ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, जो रिपोर्ट बता रहा हूं, और आगे जो मेरे शब्द होंगे वो थोड़े कड़वे होंगे। आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन जिस तरह से कई बार आप बहुत बीमार होते हैं और आपको एक कड़वी गोली खानी पड़ती है ठीक होने के लिए, उसी प्रकार से ये कड़वी जो गोली है ये आज आपको खानी ही पड़ेगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यही बच्चे भविष्य के बेरोजगार नहीं बनेंगे और फिर सोशल मीडिया पर यह शिकायत भी करेंगे कि इनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में हम सब कुछ बताएंगे। इस रिपोर्ट का नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यह एक वार्षिक सर्वे रिपोर्ट है जिसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी, और इस रिपोर्ट में हर साल यह बताया जाता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने वाले छात्र शैक्षणिक रूप से कितने योग्य हैं, यानी गांव में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कितने योग्य हैं, उनकी योग्यता क्या है और उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है। मौजूदा रिपोर्ट वर्ष 2023 के बारे में है, यानी पिछले साल के बारे में है जो अभी अभी खत्म हुआ है। इसमें देश के 26 राज्यों के कुल मिलाकर 28 ग्रामीण जिलों को कवर किया गया है, और इन जिलों में 14 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले छात्रों से बातचीत की गई है, उन लोगों को कवर किया गया है। और यह सर्वे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 14 करोड़ है जो 14 से 18 वर्ष के बीच है और जो अभी 8वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये जो बच्चे हैं हमारे 14 से 18 वर्ष के बीच के, जो अभी 8वीं से 12वीं कक्षा में हैं, यही तो भारत का असली भविष्य है। अब से कुछ वर्षों के बाद ये वोटर बन जाएंगे, ये वोट डालेंगे, उसके बाद भारत का भविष्य इनके हाथों में चला जाएगा। जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जब हम कहते हैं कि हम विकसित देश बनेंगे, जब हम कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, ये बनाएगा कौन? ये बच्चे बनाएंगे जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों का स्तर देखिए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से पढ़ नहीं सकते। इस सर्वे के मुताबिक 14 से 18 वर्ष के 26.4% छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी, यानी अपनी लोकल भाषा में भी दूसरी कक्षा की पुस्तक को ठीक से नहीं पढ़ सकते। जिसका मतलब यह है कि जो छात्र अभी 8वीं क्लास या 12वीं कक्षा के बीच की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से हर 4 में से एक छात्र का शैक्षणिक ज्ञान दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के आसपास है या उससे भी कम है। इसी आयु वर्ग के 42.7% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का एक वाक्य भी ठीक से पढ़ नहीं सकते, और 57.3% छात्र अंग्रेजी भाषा का वाक्य पढ़ सकते हैं। उनमें से भी लगभग 26% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ सकते। तो आधे ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं सकते और बाकी के आधे ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं किसी तरह लेकिन मतलब नहीं समझते। इससे भी बड़ी बात यह है कि 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हर 10 में से 6 बच्चे तीसरी और चौथी कक्षा के गणित के आसान सवालों का जवाब भी नहीं जानते। उदाहरण के लिए, जो बच्चे अभी 11वीं या 12वीं कक्षा में हैं, वो 222 को 2 से भाग तक नहीं कर सकते। 222 को 2 से भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। आप सोचिए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो छात्र 17 से 18 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना छोड़ देते हैं, ऐसे छात्रों के पढ़ाई छोड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी ना होना। यानी पढ़ाई में इन छात्रों की दिलचस्पी ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते। लगभग 19% छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होने की वजह से स्कूल जाना छोड़ देते हैं। और यह बात इसलिए गंभीर है क्योंकि पढ़ाई में तो इन छात्रों की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन और सोशल मीडिया चलाने में,
वीडियोस बनाने में, रील्स बनाने में ये सभी छात्र पूरी तरह से माहिर हैं। यानी इनका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में नहीं चलता, बाकी हर चीज में चलता है। सोशल मीडिया पर चलता है, स्मार्टफोन में चलता है, स्मार्टफोन के सब फीचर्स इन्हें पता है। इसी सर्वे के मुताबिक 14 से 18 वर्ष के 95% छात्र और 90% छात्राओं को स्मार्टफोन चलाना आता है। लेकिन सोचिए, इन्हें दूसरी कक्षा की पुस्तक पढ़नी नहीं आती। स्मार्टफोन आता है, दूसरी कक्षा की पुस्तक नहीं आती। इससे भी बड़ी बात यह कि इनमें से 38% छात्र और 19% छात्राएं स्मार्टफोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए भी करते हैं, और इनमें भी 69% छात्रों को स्मार्टफोन सिर्फ मनोरंजन के लिए यानी एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है। तो ये लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल क्यों करते हैं? पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए। यहां एक और बड़ी बात यह है कि 49% छात्र रील्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए और रील्स बनाने के लिए तो फोन चला सकते हैं, लेकिन अगर इनसे यह कह दिया जाए कि उन्हें अपने फोन में नेविगेशन ऑन करके मैप को देखते हुए कहीं पहुंचना है, किसी एक डेस्टिनेशन से, अपने स्कूल से किसी दूसरे डेस्टिनेशन के बारे में मैप पर रूट बनाना है, तो यह काम नहीं कर पाएंगे। यानी जिस काम में पढ़ना लिखना पड़ता है, जिस काम में कुछ गणना करनी पड़ती है, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो काम ये छात्र नहीं कर पाते। उसके अलावा उसी स्मार्टफोन में बाकी सब कर लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छात्रों को रोजगार के लिए सरकारी नौकरी ही चाहिए। इसी सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% छात्र ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, और बाकी 98% छात्रों को या तो पुलिस और सेना में सरकारी नौकरी चाहिए या वो सरकारी स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं। ये बच्चे सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है, क्योंकि जिन छात्रों की शिक्षा का स्तर दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से भी कम है, और जिन छात्रों की पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो सिर्फ अपने काम पर, अपने फोन पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट देखना चाहते हैं, उन छात्रों को नौकरी सिर्फ सरकारी चाहिए। लेकिन सोचिए, जब अयोग्य होने की वजह से इन छात्रों को भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी, तब क्या होगा? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्या ये भविष्य के बेरोजगार बनेंगे? तब शायद ये तमाम छात्र सोशल मीडिया पर ये लिखा करेंगे कि उनके पास डिग्री तो है और उन्हें पढ़ाई भी उन्होंने की है, लेकिन सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है, और बेरोजगारी के कारण अब उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा, बड़ी संख्या में लोग ऐसा लिखते हैं कि उनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। अब आप सोचिए, जब यही बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल में ये पास करेंगे स्कूल को, उसके बाद कॉलेज में डिग्री भी शायद ले लेंगे, लेकिन इन्हें नौकरी कोई क्या देगा? क्या नौकरी मिलेगी इन बच्चों को? और उसके बाद क्योंकि ये सारे बच्चे सोशल मीडिया जानते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जानते हैं, तो ये सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर यही लिखने वाले हैं कि देखिए हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, हमारे पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है, और इसलिए आज मैं रिक्शा चलाने पर मजबूर हूं, मैं पकौड़े बेचने पर मजबूर हूं, मैं रेड़ी लगाने पर मजबूर हूं। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी युवा के पास डिग्री है लेकिन वो नौकरी करने के योग्य नहीं है क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, तो क्या उसे बेरोजगार कहना सही होगा? इस बात को आप पिछले साल आई एक और रिपोर्ट से समझिए, जिसमें यह पता चला कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए योग्य नहीं है, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। उदाहरण के लिए, भारत के जिन युवाओं के पास MBA की डिग्री है उनमें से 40%, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें से 43%, जिनके पास BCom की डिग्री है उनमें से 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री है उनमें 63%, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वालों में 72%, जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है उनमें 43% युवा नौकरी करने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि आप उन्हें कोई काम दे ही नहीं सकते। उनके पास स्किल नहीं है, उन्होंने परीक्षा पास करके डिग्री तो ले ली लेकिन काम करने के योग्य नहीं है। यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए एक शानदार डिग्री है लेकिन इन्हें आता कुछ नहीं है, और यही वजह है कि इन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही।
और इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारे देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है। और विपक्षी नेता जैसे ही कोई एक युवक आता है, कहता है कि मेरे पास MBA की डिग्री है, मैं इंजीनियर हूं लेकिन नौकरी नहीं है, विपक्षी नेता इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, लेकिन कभी कोई इसकी जड़ में नहीं जाता। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उन्हें भी इस समस्या की जड़ में जाना पड़ेगा। और कोई ये नहीं समझ रहा कि हमारे देश में नौकरियां तो हैं, लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के लिए योग्य नहीं है। ज्यादातर युवा आज भी सरकारी नौकरियों के भरोसे बैठे हैं और प्राइवेट सेक्टर में उन्हें नौकरियां मिलेंगी नहीं, क्योंकि उनके पास वो योग्यता नहीं है। और यह समस्या अब और भी गंभीर होती जा रही है। सोचिए, आज जिन छात्रों का शैक्षणिक स्तर दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से भी कम है, ये सारे छात्र जब आने वाले वर्षों में स्कूल की पढ़ाई करने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी के बाजार में जाएंगे और योग्यता न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये अपनी बेरोजगारी के लिए किसे दोष देंगे? ये इसके लिए सबसे पहले सरकार को दोष देंगे। जो पार्टियां विपक्ष में होंगी वो इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी और इन युवकों के वोट लेने के लिए ये बड़ी बड़ी पार्टियां इन्हें घर बैठे ही बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करेंगी। और हमारे देश में कुछ पार्टियों ने इसकी शुरुआत कर भी दी है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि वो बिहार के उन 94 लाख परिवारों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए देगी, जिनकी मासिक आय अभी 6,000 रुपए से कम है। और यहां बात सिर्फ बिहार की नहीं है, भारत में कई राज्य सरकारें बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे देश की सरकारों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर युवाओं को नौकरियों के लिए योग्य बनाने पर काम करना चाहिए था, तब उन्होंने ऐसा ना करके युवाओं को घर बैठे ही बेरोजगारी भत्ता देने की परंपरा शुरू कर दी। और सोचिए, आने वाले वर्षों में जब यही युवा चुनाव में वोट देने के लिए जाएंगे तो ये किस पार्टी को वोट देंगे? ये सोचिए। ये उसी पार्टी की सरकार को चुनेंगे जो इन्हें घर बैठे बिना कोई काम किए बेरोजगारी भत्ता देंगी। और अभी कुछ राज्यों में ऐसा हो भी रहा है। तो पहले एक पार्टी आएगी जो कहेगी हम साल में आपको 2 लाख रुपए देंगे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी पार्टी आएगी, वो कहेगी 2 नहीं हम 3 लाख रुपए देंगे, तो ये उसे देंगे। फिर एक और पार्टी आएगी जो कहेगी हम 4 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, फिर ये युवा उसे वोट देंगे। आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। लेकिन सोचिए, अगर इस युवा आबादी में से ज्यादातर लोग अयोग्य होंगे और उनके अंदर जरूरी कौशल की कमी होगी, तो इस युवा शक्ति से हमारा देश क्या हासिल कर पाएगा? पढ़े लिखे युवाओं का योग्य नहीं होना कितनी खतरनाक बात है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा साइबर अपराध पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर हो रहे हैं, जिसमें साइबर अपराधी लोगों को घर बैठे काम करने का लालच देते हैं और इस लालच में फंसकर बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। और इन्हें यही लालच दिया जाता है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप घर में रहिए, बस मोबाइल पर 2-4 मैसेजेस करने पड़ेंगे और हर रोज आप 10,000 रुपए कमा पाएंगे। और उस जाल में हमारे देश के बेरोजगार युवा फंसते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई स्किल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड में हमारे देश के युवा पिछले 3 वर्षों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा चुके हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि युवाओं के पास डिग्री होने के साथ साथ उनका योग्य होना क्यों इतना जरूरी है। तो आज, जैसा मैंने पहले आपको कहा था, मेरी ये बात आपको कड़वी तो जरूर लगी होगी, इसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहता हूं। लेकिन इसी समय अगर आप इस कड़वी बात को समझकर, इससे आहत होकर, बुरा मानकर परिश्रम करना शुरू कर देंगे, तो भी आपका जीवन अभी बदल सकता है। मैं आज सारे युवाओं की बात नहीं कर रहा। आज हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश के सारे युवा आलसी हैं या सारे युवाओं के अंदर योग्यता नहीं है। आज भी हमारे देश में परिश्रमी युवा हैं। आज भी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई है जिसका नाम है 12th फेल। वो ऐसे ही युवा की कहानी है, लेकिन दूसरे युवाओं की भी कहानी है। तो आज भी हमारे देश में जो परिश्रम करने वाले युवा हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, चाहे वो कितनी भी गरीबी में जीते होंगे, चाहे वो कितनी भी बेकार से बेकार स्कूल में पढ़े होंगे, चाहे उनके संघर्ष कितने भी बड़े रहे होंगे। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार ठान लिया
और फिर परिश्रम किया तो फिर वो सफल जरूर होते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ परिश्रम करते हुए चले जाते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास जो बच्चे हैं, अगर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पर रहना, वीडियो बनाना, रील्स बनाना, स्मार्टफोन को चलाना यही एक स्किल है और स्कूल में पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और आखिर में चलकर वो ये सोचें कि फिर वो सरकारी नौकरी भी पालेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। अब हम आपको 2800 वर्ष पुरानी उस मानव सभ्यता के बारे में बताएंगे जिसके प्रमाण गुजरात के वडनगर गांव में मिले हैं। और यह गांव बड़ा खास है क्योंकि ये वही गांव है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, यानी ये उनका जन्म स्थान है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और IIT खड़गपुर की 7 वर्षों की खुदाई के बाद वडनगर गांव में ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस गांव में 2800 साल पहले एक मानव सभ्यता बसी हुई थी। और बड़ी बात यह है कि यह अवशेष प्रधानमंत्री मोदी के पैतृक आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मिले हैं, यानी जहां प्रधानमंत्री मोदी का घर था, जहां पर उनका बचपन बीता, जहां उनका जन्म हुआ, उस जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर यह अवशेष मिले हैं। वडनगर में पहली बार सर्वेक्षण और खुदाई का काम वर्ष 2005 में शुरू हुआ था और तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद से अब तक वडनगर में 30 से ज्यादा साइट्स पर खुदाई हो चुकी है और इस खुदाई में अब तक 1 लाख से ज्यादा अवशेषों को ढूंढा जा चुका है। और ये अवशेष हड़प्पा सभ्यता के आसपास के माने जाते हैं और इन्हें महाभारत काल से भी जोड़कर बताया जा रहा है। असल में वडनगर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसे पहले आनंदपुरा के नाम से जाना जाता था और महाभारत काल में यहां अनारता राजवंश का शासन था। और हो सकता है कि इस खुदाई में मिले अवशेष उसी राजवंश की मानव सभ्यता के युग के अवशेष हों। संयोग की बात यह है कि वडनगर से पहले दिल्ली के पुराने किले में हुई खुदाई से भी कुछ ऐसे ही अवशेष मिले थे जो महाभारत काल की मानव सभ्यता के थे। और अब इसी सभ्यता के आसपास के अवशेष गुजरात के वडनगर से मिले हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश के जिन इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों ने महाभारत काल को काल्पनिक बताकर उसे खारिज किया, वो दावे असल में जो वो करते थे उनके दावे गलत थे। आप खुद सोचिए, अगर देश के अलग अलग स्थानों पर एक ही समय की मानव सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ये अवशेष दिल्ली में भी मिल रहे हैं, ये अवशेष गुजरात के वडनगर में भी मिल रहे हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि उस समय भारत में एक ही काल की अलग अलग सभ्यताएं थीं और यह काल महाभारत काल का था। आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में भारत शब्द क्यों आता है? तो इसका कारण यह है कि इस युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने उस समय हिस्सा लिया था और इसीलिए इसे महाभारत युद्ध कहा गया, जिसमें कुछ साम्राज्य कौरवों के साथ थे और कुछ पांडवों के साथ थे। और शायद इन्हीं साम्राज्यों के साथ भारत में अलग अलग मानव सभ्यताएं उस समय बसी हुई थी जिनका अब अध्ययन हो रहा है। वडनगर में इन अवशेषों का मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वडनगर में ही इससे पहले 2री और 7वीं शताब्दी का एक बौद्ध मठ मिल चुका है और यहां से ऐसे अवशेष भी मिले थे जो जैन धर्म से संबंधित रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अब जिस मानव सभ्यता का यहां पता चला है वो मानव सभ्यता महाभारत काल की मानी जा रही है और ये अवशेष प्रधानमंत्री मोदी के पैतृक आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मिले। जहां प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था उसी वडनगर में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं वो घर कि जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता के साथ यहां पे उन्होंने अपना बचपन बिताया और बिल्कुल इसी जगह से एएसआई द्वारा जो जगह पे संशोधन किया गया है वो लगभग 1 किलोमीटर के भीतर वो जगह आती है। हम वडनगर में मौजूद हैं और मेरे आसपास आप देख सकते हैं जैसे हम दीवार खड़ी करते हैं उसी प्रकार से दीवार के कुछ लेयर्स यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल गायकवाड़ के समय में जिस प्रकार से यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बसते थे वो लेयर
पे मैं फिलहाल मौजूद हूं और मेरे नीचे की तरफ की बात करें तो अलग अलग 7 जितनी संस्कृति यहाँ पे बस्ती होने के जो अवशेष हैं वो भी पाए गए हैं। मैं नीचे की तरफ भी जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं और अलग अलग संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम गायकवाड़ संस्कृति के बाद यहाँ पे आते हैं तो मुगल संस्कृति उसके बाद यहाँ पे उसके पहले की अगर बात करें तो वो आके बसी थी। और फिलहाल मैं जिस लेयर में आके खड़ा हूं ये मुगल संस्कृति जब यहाँ पे आके बसी थी तब की जो मेरे आसपास की दीवारें हैं, जो लेयर्स आप देख रहे हैं वो तब के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं। सबसे ये जो आपको दीवार दिख रही ये 21 मीटर डेप में हम गए तो ये वॉल की हाइट है 12 मीटर 10 मीटर हाइट है। ये हाइट इतनी है लेकिन ये जो अलग अलग काल के जो ईंट के ब्रिक साइज में अलग अलग जो चीजें। और ये हम बात करें सबसे नीचे पीरियड 1 की बात करें तो सबसे पहले नीचे प्री मौर्य और ऊपर आए तो मौर्य, क्षत्रप, पोष क्षत्रप, सोलंकी, सल्तन, मुगल पे हम खड़े। और ये आए लास्ट में गायकवाड़ सरकार का वो लास्ट में, उसके बाद आ गया मॉडर्न। तो यही काल में अलग अलग काल के जो उनके खान पान से लेके उनके रहन सहन, उनके बिजनेस, उनके जो भी यानी उनके जो और जो भी भगवान थे अलग अलग, जो कौन से लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे वो भी उस काल के अंदर हमको पूरा यानी चीजें मिलती है। फिलहाल हम इस डिजाइन से देख सकते हैं जब एएसआई ने यहाँ पे काम शुरू किया था 2014 में, उसके बाद 2017 में ये माटी की जो चट्टान थी यहाँ पे पाई गई और वो जब चट्टान को यहाँ से हटाया गया तो उसके नीचे ये जो पूरी दीवार है वो पाई गई और इसमें भी लगभग 4 समय के दौरान की जो बातें हैं वो पाई जाती हैं। लगभग 2000 साल पुराना ये पूरा जो लेयर है जो कि सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है वो पूरा जो लेयर है वो पाया गया। ब्लैक एंड व्हाइट में हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको ऐसी खबरें दिखाएं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिनका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हमारा शो देखने के बाद आपके जीवन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े और समाज में, हमारी व्यवस्था में कुछ अच्छा बदलाव आ सके और आपका समय हम बिल्कुल बर्बाद ना करें। ये हमारी कोशिश होती है और बड़ा अच्छा लगता है, हमें बड़ा संतोष होता है इस बात का जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं और फिर उस मुद्दे पर कुछ नए बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा कोटा में छात्रों की आत्महत्या को रोकने के लिए हमने कोटा SOS के नाम से एक मुहिम शुरू की थी और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उस मुहिम में हिस्सा लिया था। बड़ी संख्या में लोगों ने, आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी थी, मेल्स लिखे थे, हमारा मार्गदर्शन किया था, आपने अपना फीडबैक हमें दिया था और अपने सुझाव भी आपने हमें दिए थे जो हमने आगे सरकार तक भी पहुंचाए, जो लोग कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं उन तक भी पहुंचाए और लोगों में एक जागरूकता पैदा की। आज उस मुहिम का एक बहुत बड़ा असर हुआ है। केंद्र सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि अब अगर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन होता है तो इन इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी अब से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 16 साल से कम के किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। 16 वर्ष से कम उम्र का मतलब यह है कि 10वीं कक्षा में पास होने के बाद ही छात्र ऐसे कोचिंग सेंटर्स में दाखिला ले सकेंगे। और यह वो बात है जो हमने कोटा SOS की अपनी मुहिम के दौरान भी लगातार उठाई थी। हमने अपनी मुहिम में यह भी कहा था कि जो बच्चे बीच में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की पढ़ाई को छोड़कर वापस घर लौटना चाहते हैं उन्हें उनकी शेष फीस, बची हुई जो फीस है वो इन कोचिंग सेंटर्स को वापस लौटानी होगी। और अब केंद्र सरकार ने भी इसके लिए नियम बना दिए हैं। नए नियमों के तहत अब अगर कोई छात्र बीच में ही कोचिंग सेंटर से पढ़ाई छोड़कर घर जाना चाहता है तो उस छात्र को उसकी जो बाकी की बची हुई फीस है वो कोचिंग सेंटर को लौटानी पड़ेगी। यानी अब अगर आप बीच में जाते हो छोड़कर अपना कोर्स तो आपको बाकी की जो फीस है वापस मिलेगी। इसके अलावा हमने ब्लैक एंड व्हाइट में यह मुद्दा भी उठाया था कि ये कोचिंग सेंटर्स अपने विज्ञापनों के जरिए छात्रों को भ्रमित करते हैं और अपने कोचिंग सेंटर में पढ़कर नीट और JEE की परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों के बारे में कभी कोई जानकारी देते नहीं। यानी जो सफलता का इनका दर है वो तो बताते हैं लेकिन कितने लोग सफल नहीं हुए ये तो कोई बताता ही नहीं। और अब यही बात केंद्र सरकार ने भी कही है। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बताया गया है कि अगर वो भ्रामक विज्ञापन दिखाते हैं तो इसके लिए उन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छी रैंक और नंबरों वाले विज्ञापन नहीं दे सकते और जो फीस छात्रों से ली जाएगी उसे उनकी पक्की रसीद भी छात्रों को देनी पड़ेगी। तो मेरे पास
मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। एक तो मिसलीडिंग प्रोमिसेस और गारंटी ऑफ रैंक और गुड मार्क्स टू पेरेंट्स स्टूडेंट्स फॉर एनरोलिंग देम इन कोचिंग सेंटर, अब यह सब नहीं चलेगा। दूसरा, कोचिंग सेंटर को अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिसमें जो पढ़ाने वाले जो उनके ट्यूटर्स हैं, कोर्सेज हैं, करिकुलम है, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन है, हॉस्टल की फैसिलिटीज हैं, जो फीस है, उस सब के बारे में और एग्जिट पॉलिसी जो होगी उस सब के बारे में विस्तार से जानकारी इन्हें अब देनी होगी। इसके अलावा जिन छात्रों ने पूरी फीस दे दी है, अगर वो बीच में छोड़कर जाते हैं तो उनकी फीस रिफंड होगी। कोचिंग सेंटर्स में अब 1 वीकली ऑफ अनिवार्य कर दिया गया है और 1 छुट्टी छात्रों को भी मिलेगी और पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उन्हें भी मिलेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अब एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा की क्लासेस नहीं होंगी और ये जो क्लासेस होंगी सुबह सुबह बहुत जल्दी भी नहीं होंगी और रात में देर तक, शाम देर तक भी नहीं होंगी। मतलब अर्ली मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग ये क्लासेस नहीं होंगी ताकि छात्र आराम कर सकें और उन्हें स्ट्रेस ना हो। छात्रों को और छात्रों के माता पिता को स्पष्ट किया जाएगा कि कोचिंग सेंटर में एडमिशन का मतलब यह नहीं है कि उनका मेडिकल, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के किसी कॉलेज में एडमिशन की यह गारंटी है। यह स्पष्टता से उन्हें बताना होगा। और जो कोचिंग सेंटर्स में असेसमेंट टेस्ट किए जाते हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं, अब उनके जो नंबर हैं, उनके जो मार्क्स हैं, वो सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे और जो कोचिंग सेंटर्स इन कानूनों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। पहली बार जब वो कानून तोड़ेंगे 25,000, फिर 1 लाख और उसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी सफलता है और हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आपका बच्चा किसी कोचिंग सेंटर में जा रहा है तो आप ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं सरकार की, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। रिश्ते नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिसके मतलब का स्टेशन आता जाता है वो उतरता चला जाता है।